Good evening, Rekha. Happy Teachers' Day. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। यूजीसी नेट पेपर 2 का फ्री बैच यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ड्रामा एंड पोइट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट थर्ड अभी पिछली क्लास में शुरू हुई है डे 30 पर, आज है डे 31। यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे हैं फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें हम पहला लेक्चर शुरू करें हैं प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज। इस यूनिट को हम 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, प्री चौसेरियन से एलिजाबेथन एज। उसके बाद ये 5 लेक्चर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हमने फिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले कि फिक्शन क्या होता है। टाइप ऑफ फिक्शन में पढ़ा था लिटरेरी फिक्शन के बारे में, जॉनरा फिक्शन, उसमें कई सारे टाइप्स पढ़े थे, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हिस्टोरिकल फिक्शन, रोमांस, थ्रिलर, हॉरर, एडवेंचर, ठीक, डिस्टोपियन फिक्शन। फिर फ्लैश फिक्शन था थर्ड टाइप, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी। हमने ये सब पढ़ा था, सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था कि फिक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद शुरू करेंगे प्री चौसेरियन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि हमने शुरू कर दिया था। और इसमें हमने आपको बताया था कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में बहुत ज़्यादा फिक्शन नहीं लिखा गया था, ठीक, और ऐसा कुछ नहीं लिखा गया जिसे हम मॉडर्न सेंस में फिक्शन में डाल सकें या शॉर्ट स्टोरी में डाल सकें। लेकिन कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ ऐसी नैरेटिव फॉर्म्स पढ़ी थी जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी बाद के फिक्शन में। तो वो हमने पढ़ी थी कि रिलीजियस और एलिगोरिकल नैरेटिव लिखे जा रहे थे, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और लेजेंडरी टेल्स बोली जा रही थी, एपिक पोइट्री लिखी गई, डिबेट पोएम्स और मिथ और लेजेंड का इस्तेमाल किया गया। ठीक, और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर यानी कि 1340 से 1400 तक क्या फिक्शन और क्या शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं। यहाँ से फिक्शन लिखना शुरू किया जा चुका था, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, बट फिक्शन लिखा जाने लगा था। ठीक, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात होगी, तो स्टार्ट करते हैं इसे। वालेकुम अस्सलाम माय ब्यूटीफुल एडिट ज़ारा। हाँ, पोइट्री की रेखा सारी पीडीएफ हमने भेज दी हैं लेक्चर 8 तक की, तो वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम के ग्रुप पर। कल ही भेजी थी लास्ट पीडीएफ भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन चेंज करने से पहले यूपी पीजीटी के बैच के बारे में हम बता देते हैं। 1 तारीख से बन रहा है दोपहर को 12 बजे। बैच का नेम है एम यूपी पीजीटी। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज सेल चल रही है टीचर्स डे की, 10% ऑफ है सारे कोर्सेज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ चौसर। फिक्शन as a literary form began to emerge more clearly during the age of Chaucer. फिक्शन जो है एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में वो बहुत क्लियरली प्रकट होने लगा था, इमर्ज होने लगा था एज ऑफ चौसर यानी कि 14th सेंचुरी में, विच इज़ ऑफन कंसीडर्ड अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और एज ऑफ चौसर को तो हम वैसे भी बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर्स। इस पीरियड ने उदय देखा है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर्स का। द यूज़ ऑफ वर्नैकुलर इंग्लिश, यहीं पर हमने देखा कि आम बोलचाल की जो भाषा थी अंग्रेज़ी, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एंड द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज, और ऐसे किरदारों को और ऐसी कहानियों को गढ़ा जाने लगा। वाइल ऑफन डिडेक्टिक और एलिगोरिकल, होती तो डिडेक्टिक और एलिगोरिकल ही थी, जहाँ तक कथाएं होती थी, उपदेश ही दिए जा रहे थे, वर इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड एज वर्क्स ऑफ फिक्शन। लेकिन धीरे धीरे वो फिक्शन की तरफ बढ़ रही थी, उसमें इमेजिनेशन थी, उसमें काल्पनिक घटनाएं, काल्पनिक कैरेक्टर्स का निर्माण किया जाने लगा था। अब एज ऑफ चौसर में फिक्शन की बात करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जब एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे और जॉफ्री चौसर ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता जब एज ही इनके नाम पर है। तो सबसे पहले जॉफ्री चौसर को ही लेते हैं। 1343 को जन्मे, 1400 में मरे, और इसी के जीवन काल को, इन्हीं के लाइफ स्पैन को हम एज ऑफ चौसर कहते हैं। जॉफ्री चौसर ने एक बहुत बड़ी एक रचना रची, उनका ग्रेटेस्ट वर्क द कैंटरबरी टेल्स। चौसर का मोस्ट फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये कहानियों का एक संकलन है, टोल्ड बाय अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, इसमें विविधताओं से भरा एक समूह है श्रद्धालुओं का। पोइट्री सेक्शन में भी हमने इसको पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो, यूनिट सेकंड में हमने आपको बताया था कि 24 श्रद्धालु हैं जो निकले हैं और 24 कहानियां हैं जो श्रद्धालु बता रहे हैं ऑन देयर वे टू कैंटरबरी, और इस कैंटरबरी जा रहे हैं। द टेल्स एनकम्पासेस अ वैरायटी ऑफ जॉनराज, इन कहानियों को अलग अलग जॉनरा में लिखा गया। कोई कहानी रोमांस है, कोई फैबुलक्स है, कुछ संतों के जीवन पर है, कुछ नैतिक कहानियां हैं, ठीक है। वाइल सम स्टोरीज आर ड्रॉन फ्रॉम अर्लियर सोर्सेज, कुछ कहानियों को शुरुआती स्रोतों से लिया है, मैनी आर इमेजिनेटिव, कुछ कल्पना की हैं, कुछ फिक्शनल है नेचर में। शोकेसिंग चौसर्स एबिलिटी टू क्रिएट विविध कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स, ये बताता है कि चौसर कितने एबल थे कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग अलग सेटिंग्स गढ़ सकते थे अपनी कहानियों में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कैंटरबरी टेल्स शुरुआती फिक्शन का रूप है, क्योंकि इसमें कुछ इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स और इमेजिनेटिव घटनाओं पर आधारित कहानियां लिखी गई थी, ठीक है। तो एज ऑफ चौसर में फिक्शन शुरू हो गया था। कि फिक्शनल एलिमेंट्स, अब देखो फिक्शन तो एक्चुअल फिक्शन जो अलग जॉनरा के रूप में लिखा गया है वो एलिजाबेथन एज से शुरू होगा, और जो राइज होगा, जो उसकी गोल्डन एज होगी, वो 19th सेंचुरी है, विक्टोरियन एज। लेकिन कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल एज ऑफ चौसर में होने लगा था। एलिमेंट्स क्या हैं वो हम आपको कल पढ़ाए हैं। सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं। चौसर के जो पिलग्रिम्स हैं, चौसर के जो श्रद्धालु हैं, आर फुल्ली डेवलप्ड कैरेक्टर्स, ये फुल्ली डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं, ईच विथ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, सबकी एक विशेष पर्सनैलिटी है, सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं। उन कहानियों में कोई प्रिंस है, कोई संत है, कोई जुलाहा है, कोई लॉर्ड है, इस तरह की कहानियाँ हैं वो। एंड वॉइसेस, सबकी अपनी अपनी आवाज़ें हैं। देयर इंटरेक्शंस एंड द टेल्स दे टेल प्रोवाइड अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ मिडिवल सोसाइटी, उनके इंटरेक्शन, उनकी कहानियाँ मिडिवल सोसाइटी के एक रिच टेपेस्ट्री को दिखाता है, एक खिड़की देती है हमें, मिडिवल सोसाइटी दिखती है उन कहानियों के ज़रिए। नरेटिव वैरायटी है, द टेल्स इंक्लूड फिक्शनल स्टोरीज, इन कहानियों में कई फिक्शनल स्टोरीज हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, जैसे कि द नाइट्स टेल है विच इज़ अ शिवेलरिक रोमांस, जो कि एक शिवेलरिक रोमांस है, लड़का जो है लड़की को रिझा रहा है। द मिलर्स टेल है, ये एक बाउडी फैब्ल्यू है, बाउडी कहते हैं बदतमीज़ को, ठीक है, और फैब्ल्यू से भी ज़ारा ने पूछा, हम अभी समझाते हैं इसे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग चौसर्स रेंज इन स्टोरी टेलिंग, ये दिखाता है चौसर की जो स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी है उसको। सोशल कमेंट्री की गई है इसके ज़रिए। थ्रू फिक्शन चौसर एक्सप्लोर्स थीम्स सच एज लव, फिक्शन के ज़रिए चौसर कई थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि लव, पावर, करप्शन, सोशल क्लास, ऑफन विद अ सटायरिकल एज, और प्रायः ये सटायर करते हैं, ठीक है, सटायरिकल एज का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि एज ऑफ चौसर में एग्जैक्टली वो नहीं लिखा जा रहा था हमारा फिक्शन, लेकिन फिक्शनल एलिमेंट्स थे, ठीक है, फिक्शनल एलिमेंट्स थे, तो वो एलिमेंट्स हमें चौसर की इस कहानी में नज़र आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब पूछा गया कि फैब्ल्यू क्या होता है, ठीक है। अब फैब्ल्यू एक कहानी को कहते हैं, ठीक है, टेल, जब आप इसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो उसका मतलब आएगा टेल, यानी कि कहानी। लेकिन कौन सी कहानी है ये वो कहानी है जो बॉडली ह्यूमरस होनी चाहिए, ये एक वर्ड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बॉडली ह्यूमरस होनी चाहिए, यानी इसमें बदतमीज़ी होनी चाहिए और मजाक होना चाहिए बदतमीज़ी वाला, है ना। कि जैसे मैंने टोपी पहनी हो, कोई आया और मेरी टोपी पर हाथ मार के टोपी गिरा दे, केले का छिलका गिरा दे, मैं उस पर फिसल जाऊँ, इस तरह का जो ह्यूमर है वो बॉडली ह्यूमर उसमें होना चाहिए, ठीक है।
और फैब्ल्यू का इस्तेमाल चीफली फ्रेंच पोइट्री में किया जाता था, तो उसके फ्रेंच पोइट्री के तत्व होना चाहिए, ठीक है। तो फैब्ल्यू उस कहानी को बोलते हैं जिसमें बॉडीली ह्यूमर होता है। गुड इवनिंग कीर्ति, कृष्ण। ओके, डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है वो बता देते हैं आपको। देखो, दो वर्ड है, एक है यूटोपिया, एक है डिस्टोपिया, ठीक है कृष्ण। यूटोपिया एक ऐसे काल्पनिक समाज को बोलते हैं, वर्ड्स पर गौर करिएगा। यूटोपिया एक इमेजिनेटिव सोसाइटी है जिसमें सब कुछ अच्छा है, एक बेहतरीन सरकार है या बेहतरीन राजा है, नागरिकों के पास खाने को है, नौकरियां हैं सबके पास, ठीक है, कोई क्राइम नहीं है, सबके साथ न्याय हो रहा है, ठीक। तो वो यूटोपिया है। ऐसा सिर्फ कल्पना में हो सकता है, ऐसी सोसाइटी सिर्फ कल्पना में हो सकती है। इसका एक उल्टा होता है डिस्टोपिया, जहां पर सब कुछ खराब है, राजा निरंकुश, सबके साथ अन्याय, लोगों के पास नौकरियां नहीं, खाने को खाना नहीं, ठीक है, लूट मारी, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। वो डिस्टोपियन सोसाइटी है। डिस्टोपियन फिक्शन में किसी ऐसी ही सोसाइटी को लिखा जाता है, ठीक है। एक मुझे हिंदी में पता नहीं क्या बोले, आदर्श का उल्टा अनाद, ठीक है, एक अनआइडलिस्टिक सोसाइटी बनाई जाती है, उसके बारे में कहानी होती है। डिस्टोपियन फिक्शन का जो एग्जाम्पल है वो 1984 है, जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवल है 1984, उसमें वो इसी तरह की एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर नागरिकों के पास अधिकार नहीं है और सब परेशान हैं, ठीक है। नॉट रियल वर्ड, ठीक है, रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, डिस्टोपियन वर्ल्ड में सब कुछ बुरा दिखाया जाता है वो भी काल्पनिक ही, डिस्टोपियन वर्ल्ड काल्पनिक ही होता है, वो भी इमेजिनेटिव सोसाइटी है। फिर एज ऑफ चॉसर में विलियम लैंगलैंड आए 1332 से 1386। इनका पियर्स प्लूमन है एक रचना, दो प्राइमरली एन एलिगोरिकल नैरेटिव पोयम। देखो, प्राइमरली तो ये नैरेटिव पोयम है ना, इसका फिक्शन से लेना देना नहीं है, बट इसमें फिक्शनल एलिमेंट थे। पायस प्लूमन कंटेन्स फिक्शनल एलिमेंट्स, इसमें कुछ फिक्शनल तत्व थे दैट एक्सप्लोर रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज ऑफ द टाइम, जिसके जरिए विलियम लैंगलैंड ने उस जमाने के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाया था। द प्रोटैगनिस्ट विल, इसका जो नायक है कहानी का विल, embarks on a series of visionary quest, वो एक विजनरी क्वेस्ट खोज पर निकला है, that mix allegory with fiction, जिसमें allegory को fiction के साथ मिक्स किया है। illustrating the struggles of the common people, इसमें आम लोगों के संघर्ष हैं, और critiquing the church, और चर्च को क्रिटिसाइज किया गया है। इसके अलावा सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट थे, ये एक एनोनिमस मिडिल इंग्लिश शिवेलरिक रोमांस है, ये किताब का नाम है सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। हमें नहीं पता किसने लिखा है, ये कौन था इसके पीछे। ब्लेंड्स फिक्शनल एलिमेंट्स विथ मिथ एंड लेजेंड, इसमें भी फिक्शनल एलिमेंट्स को माइथोलॉजी और लेजेंड यानी किस्सों के साथ जोड़ा गया है। द स्टोरी पार्ट ऑफ द आर्थेरियन ट्रेडिशन, ये कहानी जो है वो आर्थेरियन परंपराओं पर आधारित है, यानी कि किंग आर्थर के ज़माने की। फोकसेज ऑन सर ग्वेन्स जर्नी, इसमें सर ग्वेन नाम के एक व्यक्ति की यात्रा है, एंड हिज मोरल, उसके नैतिकता और उसके फिजिकल ट्रायल्स का जिक्र है। इट इज़ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ फिक्शन इन दिस पीरियड बिगिन टू एक्सप्लोर, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि इस दौर में एज ऑफ चॉसर में किस तरह से फिक्शन ने एक्सप्लोर करना शुरू किया था कॉम्प्लेक्स थीम्स को, जैसे कि ऑनर को, ब्रेवरी को, ह्यूमन फेलेबिलिटी को, इन सब को। इसके अलावा एक राइटर यहाँ पर आए थे जॉन गोवर, इनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं पोइट्री में। कन्फेशो अमेंटिस लिखा था इन्होंने। अब कोई भी एक स्टूडेंट हमें कमेंट करके ये बता दो, हमारा दिल खुश हो जाएगा कि कन्फेशो अमेंटिस विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का सोर्स है, ठीक है, इतने हम इसे पढ़ रहे हैं। गोवर्स वर्क इज अ नैरेटिव पोयम, कन्फेशो अमेंटिस गोवर की जो रचना है ये एक नैरेटिव पोयम है दैट ब्लेंड्स मोरल इंस्ट्रक्शन विद फिक्शनल टेल्स, इसमें नैतिक उपदेश दिए गए हैं काल्पनिक कहानी के जरिए। द स्टोरी इज ऑफन डिराइव फ्रॉम क्लासिकल सोर्सेज, ये कहानियाँ क्लासिकल सोर्सेज से ली गई हैं, आर रिकास्ट इन अ कंटेम्प्रेरी सेटिंग, और इसे कंटेम्प्रेरी सेटिंग में रखा गया है, उस दौर में रखा गया है। इलस्ट्रेटिंग मोरल लेसन्स थ्रू फिक्शनलाइज अकाउंट्स, इसमें नैतिक पाठ दिए गए हैं रीडर्स को काल्पनिक अकाउंट्स, काल्पनिक इतिहास के जरिए। तो
लिटरल फिक्शन नहीं लिखा जाता था, लेकिन फिक्शनल एलिमेंट्स थे, फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिक्शनल कहानियाँ लिखी जा रही थी पोइट्री की फॉर्म में, इधर उधर की फॉर्म से, जो मॉडर्न सेंस में फिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एज ऑफ चौसर में फिक्शन लिखना शुरू किया जा चुका था। रिचर्ड शाक्य ने कहा है पेरिक्लीज, ठीक है। एज ऑफ चौसर के की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि किस तरह का फिक्शन लिखा जा रहा था। मोरल और डिडक्टिव फिक्शन था। फिक्शन में प्रायः कन्वे किया जा रहा था मोरल लेसन्स को कहानियों के जरिए। एलिगरी और सिंबॉलिज्म का यूज़ हो रहा था। स्टोरीज यूज्ड एलिगरी टू एक्सप्लोर डीपर मीनिंग्स। स्टोरीज जो हैं उनका इस्तेमाल एलिगोरिकली किया जा रहा था डीपर मीनिंग्स को समझाने के लिए। वर्नाकुलर इंग्लिश लिखी जा रही थी। वर्नाकुलर हम कई बार आपको बता चुके हैं, वर्नाकुलर का मतलब आम बोलचाल की भाषा। जो राइटर्स थे चौसर के जैसे, उन्होंने पॉपुलराइज किया था मिडिल इंग्लिश को, मेकिंग फिक्शन मोर एक्सेसिबल, जिससे फिक्शन ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ, लोगों की पहुंच तक पहुंचा, क्योंकि वैसी इंग्लिश में लिखा जा रहा था जो लोग बोल रहे थे। अदरवाइज इससे पहले जो लिटरेचर लिखा जा रहा था नॉर्मन पीरियड में, वो फ्रेंच और लैटिन में लिखा जाता था। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे। एक और कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रेल होता था। ऐसे किरदार होते थे कहानियों में जो जनता पढ़ती थी तो लगता था इनको तो जानते हैं हम। रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते थे। जॉनरा ब्लेंडिंग, ठीक है। गुड इवनिंग कुमारी कल्पना, ये आप सबका आंसर ठीक है, पेरिक्लीज। फिक्शन इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस जॉनराज। फिक्शन में अलग अलग तरह के जॉनर के एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। जैसे कभी थोड़ा सा तत्व रोमांस का है, थोड़ा सा थ्रिलर, थोड़ा सा मिस्ट्री, है ना, इस तरह से। एग्जैक्टली मिस्ट्री नहीं लिखी गई, एग्जैक्टली रोमांस नहीं लिखा गया, है ना, सबके तत्व मिक्स किए गए। एनरिचिंग द लिटरेरी लैंडस्केप, इससे लिटरेरी लैंडस्केप बहुत फला फूला। कंक्लूजन पर पहुंचते हैं इसके। द एज ऑफ चौसर मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश फिक्शन। एज ऑफ चौसर इमर्जेंस है इंग्लिश फिक्शन का, यहाँ से इंग्लिश फिक्शन उभर कर आया है। ब्लेंडिंग एंटरटेनमेंट विद मोरल इंस्ट्रक्शन। फिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक जो हमने कल पढ़ाया था आपको, कल की क्लास में आप थे सभी लोग, तो फिक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंटरटेनमेंट। अभी एंटरटेनमेंट मुख्य मुद्दा नहीं था, इसलिए हम इसे मॉडर्न सेंस में फिक्शन नहीं मानते एज ऑफ चौसर में जो लिखा गया, लेकिन फिक्शनल एलिमेंट हैं इसमें। एंटरटेनमेंट किया जा रहा था जनता का, लेकिन मोरल इंस्ट्रक्शन के साथ, कि नैतिक पाठ भी देंगे भाई साथ में, सोशल कमेंट्री भी करेंगे, समाज को भी कोसेंगे। चौसर्स वर्क इन पर्टिकुलरली चौसर की रचनाओं की बात करें, सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इसने एक नींव डाली थी इंग्लिश लिटरेचर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, एज ऑफ चौसर खत्म हुआ, अब इसके बाद एज ऑफ रिवाइवल आएगी, ठीक है। और एज ऑफ रिवाइवल 1400 से 1550 तक, 1400 तक एज ऑफ चौसर चलती है, उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल आती है। अब इसमें क्या लिखा गया, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना। देखो, जो प्री चौसेरियन एज है वहाँ तो फिक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी। एज ऑफ चौसर में स्पेसिफिकली फिक्शन नहीं लिखा गया, लेकिन एलिमेंट्स आ गए, तत्व आ गए। यहाँ पर थोड़ा और बढ़ेगी बात आगे। द एज ऑफ रिवाइवल ऑफन रेफर्ड टू एज द इंग्लिश रेनेसांस। एज ऑफ रिवाइवल जैसे इंग्लिश रेनेसांस, इंग्लिश पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, या एलिजाबेथन एरा जहाँ से शुरू होगा लगभग, स्पेंस रफली फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी। एज ऑफ रिवाइवल 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक जाता है। दिस पीरियड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग। इस पीरियड में हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट रिवाइवल हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से रिवाइव हुआ है क्लासिकल लर्निंग्स में, कलाओं में, साहित्य में, लीडिंग टू अ फ्लॉरिशिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर खूब फला फूला, ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन का जन्म हुआ। अब हम फिक्शन पढ़ते हैं एज ऑफ रिवाइवल में। डेवलपमेंट ऑफ प्रोज फिक्शन, सबसे पहली हेडिंग हमारी ये है कि प्रोज फिक्शन का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो फिक्शन लिखा जाएगा मॉडर्न टाइम में वो सब प्रोज में लिखा जा रहा है ना। सारे नॉवेल्स हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोज में पढ़ रहे हैं मोस्टली। तो थॉमस मूर का यूटोपिया आया एक 1516 में, इनकी एक रचना, एक पायनियरिंग वर्क था प्रोज फिक्शन का, यूटोपिया प्रेजेंट्स अ फिक्शनल सोसाइटी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कृष्ण कुमार, अगर आप अभी भी लाइव हैं तो
उन्होंने एक काल्पनिक समाज बनाया एक इमेजिनरी आइलैंड पर, एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, और उसमें कुछ विचार लिखे पॉलिटिकल फिलॉसफी के, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। इट सेट अप प्रेसिडेंट फॉर लेटर यूटोपियन और डिस्टोपियन फिक्शन। यहाँ से एक उदाहरण सेट हुआ, आगे जितना भी यूटोपियन और डिस्टोपियन फिक्शन लिखा गया वो इसी पर बेस लिखा गया। ठीक है, अच्छे आदर्शवादी समाज दिखाएंगे तो यूटोपियन फिक्शन है, और ख़राब आदर्श वाले समाज दिखाएंगे तो डिस्टोपियन फिक्शन है। इसके अलावा जॉन लाइली का यूफियस था, यूफियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनाटॉमी ऑफ विट, इसके अलावा इनका एक एनाटॉमी ऑफ विट करके है 1578 में, पूरा नाम इसका यही है, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट। दिस वर्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंग्रेजी के पहले नॉवेल्स में से एक माना जाता है। इट पॉपुलराइज्ड अ हाईली ऑर्नेट एंड रिटोरिकल स्टाइल नोन एज यूफिज्म। इसमें एक नई रिटोरिकल स्टाइल आई, एक शैली का जन्म हुआ जिसे हम यूफिज्म बोलते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द प्रोज स्टाइल ऑफ द पीरियड, इसने इस पीरियड के प्रोज स्टाइल को बहुत इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, दूसरी हेडिंग है रोमांटिक एंड पास्टोरल फिक्शन। अब इसी दौर में रोमांटिक और पास्टोरल फिक्शन लिखना शुरू किया गया। रोमांटिक फिक्शन आप जानते हैं, पास्टोरल यानी कि ग्रामीण। पहले इसमें फिलिप सिडनी का आर्केडिया आया, ये नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। इसमें ब्लेंड था रोमांस का, पास्टोरल लिटरेचर, ग्रामीण लिटरेचर का, और शिवेलरिक आइडियल्स, लड़का लड़की को रिझाता है सम्मान के साथ, उसका। आर्केडिया इज अ सिग्निफिकेंट प्रोज वर्क, एक सिग्निफिकेंट प्रोज वर्क है दैट कंबाइंस कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स विथ पोएटिक लैंग्वेज, जिसमें कॉम्प्लेक्स कहानियों को पोएटिक लैंग्वेज के साथ मिक्स किया था। सेटिंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर रोमांस फिक्शन, यहाँ से एक मॉडल सेट किया फिलिप सिडनी ने, जो भविष्य में रोमांस फिक्शन लिखे जाएंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ के, तो वहाँ वो इसी पर बेस्ड रहेंगे, इसी परंपरा पर बेस्ड होंगे। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन आया, वाइल प्राइमरली एन एपिक पोयम, अब ये है तो एक एपिक पोयम द फेरी क्वीन। ठीक, स्पेंसर्स वर्क इंक्लूड्स मैनी एलिमेंट्स ऑफ एलिगोरिकल एंड रोमांटिक फिक्शन, लेकिन इसमें कई तत्व थे एलिगोरिकल और रोमांटिक फिक्शन के। डिपिक्टिंग इन आइडियलाइज वर्ल्ड, इसमें एक आदर्शवादी दुनिया दिखाई गई, फिल्ड विद नाइट्स, जिसमें योद्धा थे, लेडीज थी, और क्वेस्ट, उनकी खोजें थी। फिर आया अर्ली इंग्लिश ड्रामा, जब क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर ने शुरुआत में ड्रामा लिखने शुरू किए। वेल प्राइमरली नोन फॉर देयर प्लेस, अब देखो दोनों अपने प्लेस के लिए ही जाने जाते हैं, दोनों प्ले राइट हैं। द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ मार्लो एंड शेक्सपियर ऑफन इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, लेकिन दोनों के प्लेज में एलिमेंट दिखते हैं फिक्शन के, विद रिचली डेवलप्ड कैरेक्टर्स, जैसे कि बहुत ही डेवलप्ड कैरेक्टर्स लिखे हैं दोनों ने, इमेजिनेटिव प्लॉट्स, काल्पनिक कहानियाँ लिखी हैं, एक्सप्लोरेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया, जैसे मैकबेथ में किया है, हैमलेट में किया है शेक्सपियर ने। शेक्सपियर्स प्लेज इन पर्टिकुलरली जो शेक्सपियर के प्लेज हैं आर सीन एज प्रिकर्सर्स टू मॉडर्न फिक्शनल स्टोरी टेलिंग, ये प्रिकर्सर हैं, उदाहरण हैं मॉडर्न फिक्शनल स्टोरी टेलिंग के, ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, क्योंकि कहानियाँ बहुत कॉम्प्लेक्स लिखते थे शेक्सपियर, और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट देखने को मिलती थी किरदारों में, जो कि फिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा पिकरेस्क और सटायरिकल फिक्शन लिखा गया। अब ये वर्ड आपको समझाएंगे, अभी 1 मिनट दीजिएगा। आई होप कि आपको पता है, नहीं पता तो अभी बता देंगे। थॉमस नाशे इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। थॉमस नाशे की एक रचना है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिकरेस्क फिक्शन इन इंग्लिश। ये शुरुआती एग्जाम्पल है पिकरेस्क फिक्शन का इंग्लिश में। दिस वर्क फॉलोज, ये वर्क जो है वो फॉलो करता है द एडवेंचरस ऑफ अ रॉगिश हीरो। इसमें एक रॉगिश हीरो, रॉगिश पता है किसे बोलते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, एक तरह से बागी, ठीक है, एक तरह से बदमाश, ठीक है, तो ऐसा एक हीरो दिखाया गया है। ब्लेंडिंग सटायर, इसमें सटायर मिलाते हैं, रियलिज्म मिलाते हैं, डार्क ह्यूमर मिलाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड नैरेटिव्स। यहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप होता है मल्टी लेयर्ड नैरेटिव्स को, कई कई कहानियाँ एक साथ चलती हैं जिसमें, ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो थॉमस नाशे के इस रचना से शुरू हुआ है। चलिए, अब
आपके मन में ये आ रहा है, एक वर्ड यहाँ पर आया, पिकरेस्क फिक्शन क्या होता है भैया, ये किसे बोलते हैं? तो ये एक पिकरेस्क फिक्शन या पिकरेस्क नॉवल, ये एक जॉनर है प्रोज फिक्शन का, ठीक है। इसमें किसी रॉगिश आदमी का या अपीलिंग हीरो का एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो हीरो होता है इसमें वो लो क्लास से बिलोंग करता है और वो निकल पड़ा है सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। और उस जैसे एक मान लीजिए गरीब लड़का है और कोयले खदान में काम करता था, फिर एक दिन बॉस ने डांट दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया, फिर एक अमीर सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा, बदतमीज़ है पूरा, ठीक है। वहाँ पे अमीर सेठ के यहाँ चोरियाँ कर रहा है, अचानक से किसी लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। अब वो लड़की जो है बहुत अमीर है, उस लड़की को भी इससे प्यार हो जाता है, फिर ये बदल जाता है, फिर ये अच्छा आदमी बनता है। तो ये जो रॉगिश हीरो एडवेंचर्स करता है अपनी ज़िंदगी में, उसको पिकरेस्क फिक्शन या पिकरेस्क नॉवल बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो हीरो होता है वो बहुत विटी दिखाया जाता है ना, बहुत समझदार, बहुत हाजिर जवाब होता है। ऑब्वियसली तभी तरक्की कर पाएगा, तभी एडवेंचर कर पाएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो एज ऑफ रिवाइवल में क्लासिकल थीम्स को रिवाइव किया गया सबसे पहले, तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल थीम्स। राइटर्स ड्रू हैविली फ्रॉम क्लासिकल सोर्सेज, राइटर्स ने क्लासिकल सोर्सेज से हैविली लिखा, ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने नाम लिया गोवर का, तो वो क्लासिकल थीम्स पर लिखा करते थे। ब्लेंडिंग एंशिएंट आइडियाज़, वो प्राचीन विचारों को लेते थे, कंटेम्पररी इश्यूज़ के साथ लिखते थे उसे, अपने समकालीन मुद्दों के साथ। एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, फॉर्म के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया राइटर्स ने। प्रोज फिक्शन बिगन टू टेक शेप, प्रोज फिक्शन ने शेप लेना शुरू किया। एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू फॉर्म्स, कई नई फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, नॉवल लिखे गए, पिकरेस्क टेल लिखी गई, जो अभी हमने आपको बताया। फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म पर फोकस हुआ। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द ह्यूमनिस्ट आइडियल्स ऑफ टाइम, लिटरेचर ने उस ज़माने के जो ह्यूमनिस्ट आइडियल्स थे, आदर्श थे, उसको रिफ्लेक्ट किया। एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअलिज्म, जिसमें किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की जर्नी को दिखाया जाता था, ह्यूमन पोटेंशियल को दिखाया जाता था और इंसानी नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लिखा जाता था। इंसानों पर फोकस किया गया, ना कि देवताओं पर, ठीक है, ना कि संतों के जीवन पर। चीज़ें बदली यहाँ पर। एलिगरी और सिंबलिज्म का यूज़ हुआ, कंटिन्यूड यूज़ ऑफ एलिगरी, एलिगरी का यूज़ जारी रहा। ब्लेंडिंग मोरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, जोड़ा जाता था नैतिक, धार्मिक और पॉलिटिकल कमेंट्री को फिक्शनल स्टोरी टेलिंग के साथ। कहानियाँ काल्पनिक होती थी लेकिन मुद्दे वही थे जो पिछले ज़माने में थे। एक्सपेंशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एक्सपेंशन हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि अर्ली टाइम चल रहा है एलिजाबेथ एंड हेरा का, भी एलिजाबेथ एंड हेरा पढ़ेंगे नीचे, वहाँ तो भाई शेक्सपियर मार लो, तबाही मचा देंगे एकदम। द पीरियड सॉ अ फ्लॉरिशिंग ऑफ ड्रामा, एज ऑफ रिवाइवल में ड्रामा को हमने फ्लॉरिश होते हुए देखा। विथ प्लेज इनकॉर्पोरेटिंग फिक्शनल एलिमेंट्स, प्लेज में फिक्शनल एलिमेंट्स थे दैट वुड इन्फ्लुएंस फ्यूचर नॉवेलिस्टिक टेक्निक्स, इन प्लेज ने भविष्य के नॉवेलिस्ट को, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया बहुत हद तक। कंक्लूजन, द एज ऑफ रिवाइवल वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ रिवाइवल इंग्लिश लिटरेचर का ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था, बदल रहा था लिटरेचर यहाँ पर। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न फिक्शन, इन्होंने एक नींव डाल दी थी मॉडर्न फिक्शन की, जो हमें 1920 सेंचुरी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज और एमा, ठीक, इस तरह की जो नॉवेल्स हमें पढ़ने को मिले आगे जाकर। द पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ प्रोज फिक्शन, यहाँ पर हमने प्रोज फिक्शन का इमर्जेंस देखा। द ब्लेंडिंग ऑफ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थीम्स, इसमें क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी थीम्स को मिक्स किया गया। एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड नैरेटिव्स, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार और कहानियों को हमने निर्मित होते देखा। कुछ राइटर्स आए, थॉमस मूर जैसे, फिलिप सिडनी जैसे, विलियम शेक्सपियर जैसे, कंट्रीब्यूटेड टू द रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंग्लिश फिक्शन, इन्होंने बहुत योगदान दिया इंग्लिश फिक्शन को। सेटिंग द स्टेज फॉर द नॉवेल्स राइज, इन्होंने एक स्टेज बना दिया था कि भविष्य में नॉवेल्स लिखे जाएंगे सब्सिक्वेंट सेंचुरीज में, और वो लिखे गए। 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में नॉवेल्स का उदय देखा, उसका गोल्डन पीरियड देखा 19th सेंचुरी में हमने। चलिए अब एज ऑफ रिवाइवल से एक राइटर पढ़ेंगे पहले हम, सर थॉमस
मिलौरी, ठीक है। शायद मे भी आपने नाम ना सुना हो इनका, लेकिन ये बहुत फेमस आदमी है एक्चुअली इस दौर का, खासतौर से फिक्शन राइटिंग का, शॉर्ट स्टोरी का, ठीक है। पानी पी लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, सर थॉमस मिलौरी 1415 से 1471। सर थॉमस मिलौरी इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क, ये बहुत फेमस है अपनी एक रचना ले मोर्टे द आर्थर के लिए, ठीक है। फ्रेंच भाषा में है ये, और इसकी ट्रांसलेशन है इंग्लिश में द डेथ ऑफ आर्थर। ये एक मॉन्यूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर को, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ फिक्शन, और ये सबसे फेमस फिक्शन के वर्क्स में से एक है मिडिवल पीरियड के। While Mallory didn't write short stories in the modern sense, अब मेलोरी ने मॉडर्न सेंस में तो शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी जो आज डेफिनेशन है शॉर्ट स्टोरीज की, लेकिन हिज वर्क इज़ अ सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड टेल्स, लेकिन सिग्निफिकेंट कलेक्शन है एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियों का, दैट टुगेदर फॉर्म अ कोहेसिव नैरेटिव, जो अगर सारी कहानियाँ एक साथ पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ी कहानी लगेगी, अलग अलग पढ़ोगे तो शॉर्ट स्टोरीज लगेंगी, मेकिंग हिम अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश फिक्शन। इसी वजह से ये सारी बातें इनको एक महत्वपूर्ण शख्सियत बनाती हैं इंग्लिश फिक्शन के डेवलपमेंट में। एक तो उन्होंने पहला फिक्शन लिखा, वर्क ऑफ फिक्शन है इनका ये, ठीक है, ले मोर्टे द आर्थर, और शॉर्ट स्टोरी लिखी इन्होंने, लेकिन अलग अलग शॉर्ट स्टोरी लिखी जो मिलाकर एक बड़ी कहानी बन रही है, ठीक है। चलिए, सर थॉमस मिलौरी एज अ फिक्शन राइटर, एक फिक्शन राइटर के रूप में सर थॉमस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात ले मोर्टे द आर्थर की ही होगी, 1485 सन याद रखिएगा इसका। ओवरव्यू इसका, दिस वर्क इज अ कॉम्प्लीशन एंड रिटेलिंग ऑफ द आर्थरियन लेजेंड्स। ये कॉम्प्लीशन है, संग्रह है, कहानी को बताया जा रहा है जो किंग आर्थर के ज़माने की लेजेंड्स किस्से हैं उनको। ड्राइंग फ्रॉम वेरियस फ्रेंच एंड इंग्लिश सोर्सेज, इन कहानियों को कई फ्रेंच और इंग्लिश स्रोतों से उठाया गया है। इट प्रेजेंट्स द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ किंग आर्थर, इसमें राजा आर्थर के एडवेंचर्स और जीवन का जिक्र है, उनके नाइट्स का जिक्र है राउंड टेबल के। फ्रॉम आर्थर्स कॉन्सेप्शन एंड राइज टू पावर, आर्थर का जो कॉन्सेप्शन है, उनका सत्ता तक पहुंचना है, और इवेंचुअली जो डाउनफॉल होता है किंग आर्थर का, ठीक है, कैमलॉट और उनकी जो डेथ है, ठीक है, डाउनफॉल ऑफ कैमलेट के नाम से जाना जाता है उनकी हार को, वहीं पर कैमलेट नाम की जगह पर हार हुई थी उनकी, वो पूरी कहानियाँ हैं इसमें। स्ट्रक्चर की बात करें, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू 21 बुक्स, इसको 21 किताबों में बांट सकते हैं आप, ईच कंटेनिंग मल्टीपल चैप्टर्स, हर किताब के अलग अलग चैप्टर्स हैं। दीज बुक्स आर एपिसोडिक, ये किताबें एपिसोडिक हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 इस तरह से लिखी गई हैं। ऑफन फोकसिंग ऑन डिफरेंट नाइट्स, अलग अलग योद्धाओं पर फोकस होता है अलग अलग चैप्टर पर, और उनके क्वेस्ट, उनकी खोजें होती हैं। जैसे कि किसी चैप्टर में सर लैंसलॉट की कहानी है, किसी चैप्टर में सर ग्वेन की है, किसी चैप्टर में सर गैलाहेड की है। तो हर राजा के पास कई नाइट्स होते हैं, वो अलग अलग क्वेस्ट पर भेजता है कि ये जीत के ले आओ, ये जीत के ले आओ, उनकी कहानियाँ हैं। फिक्शनल एलिमेंट्स, क्योंकि फिक्शन है, शुरुआती फिक्शन माना जाता है इसको, तो फिक्शनल एलिमेंट्स होंगे। वाइल बेस्ड ऑन ओल्डर लेजेंड्स एंड हिस्टोरिकल मिथ्स, बेस्ड तो देखो ये कहानी किस्सों पर है, लेजेंड्स पर है, हिस्टोरिकल मिथ्स माइथोलॉजी पर है। मैलरीज वर्क इज़ अ फिक्शनल, लेकिन ये फिक्शनल माना जाता है क्योंकि ये इमेजिनेटिव पोर्ट्रेल है, एक काल्पनिक चित्रण है शिवेलरी का, हीरोइज्म का, कोर्टली लव का। इट ब्लेंड्स एडवेंचर, इसमें वो मिश्रण कर रहे हैं एडवेंचर, रोमांस, ट्रेजेडी, मोरल लेसन्स, क्रिएटिंग अ रिचली वूवन नैरेटिव। ये एक रिचली वूवन नैरेटिव, बुना गया नैरेटिव कहानी है, दैट अपील्स टू बोथ द इमोशंस एंड द इंटेलेक्ट, और ये हमारे इमोशंस को भी जागृत करता है और हमारे इंटेलेक्ट को भी जागृत करता है। नैरेटिव स्टाइल की अगर बात करें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला। मैलरी के जो कैरेक्टर्स थे, पर्टिकुलरली द नाइट्स, खासतौर से जो नाइट्स थे इसमें, आर डिपिक्टेड विद साइकोलॉजिकल डेप्थ, उनमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ थी। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लॉयल्टी, वो नाइट्स लॉयल्टी, ऑनर, लव और बिट्रेयल की थीम्स को फॉलो कर रहे थे। दिस फोकस ऑन कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स द मोर नुआंस्ड कैरेक्टराइजेशन सीन इन लेटर फिक्शन।
इनका जो फोकस था कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी पर, कैरेक्टर्स की जटिलताओं पर, ये एक कदम था, क्योंकि आगे जो कैरेक्टराइजेशन होगा जो हम देखेंगे फिक्शन में, ठीक है, कि एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं फिर राइटर्स आगे, वो यहीं से आता है। मोरल एम्बिग्यूटी, अनलाइक अर्लियर वर्क्स, शुरुआती रचनाओं में जो कैरेक्टर्स होते थे वो डेपिक्ट किए जाते थे ब्लैक एंड वाइट मोरल टर्म्स में, या तो ये सही है या ये गलत है, बस। सच बोलेगा किरदार तो सच ही बोलेगा, झूठा है तो झूठा ही है। यहाँ पे मैलोरी के जो नाइट्स थे फ्लॉड थे और इंसान थे, क्योंकि इंसान सच्चा और झूठा नहीं हो सकता, इंसान सच्चा और झूठा दोनों होता है, ठीक है। स्ट्रगलिंग विद कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज, वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लॉयल्टीज को लेकर कि धोखा दूर राजा को नहीं दूं, पर्सनल फीलिंग्स हो रही हैं उनकी। दिस एड्स अ लेयर ऑफ रियलिज्म, यहाँ से रियलिज्म का एक छोका लगता है और कॉम्प्लेक्सिटी आती है कहानियों में। इंटीग्रेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, अब शॉर्ट स्टोरीज को संग्रह किया गया, इंटीग्रेट किया गया। ईच बुक विद इन ले मोर्टे द ऑथर, हर किताब में, जैसे किस किताबें हैं इसमें, कैन बी सीन एज अ सीरीज ऑफ इंटरलिंक शॉर्ट स्टोरीज। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, ईच फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल क्वेस्ट, हर कहानी में एक इंडिविजुअल खोज है, एपिसोड है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द लार्जर नैरेटिव, और सबका योगदान है बड़ी कहानी में। दिस स्ट्रक्चर अलाउस फॉर अ वैरायटी ऑफ टेल्स, इससे अलग अलग कहानियां हमें पढ़ने को मिली। फ्रॉम हीरोइक बीट्स टू ट्रेजिक लव स्टोरीज, किसी में हीरोइक काम कर रहा है हीरो, किसी में ट्रेजिक लव स्टोरी है विद इन अ सिंगल ओवर रीचिंग वर्क, लेकिन सारी कहानियां एक ही दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। अब इसका इन्फ्लुएंस इंग्लिश फिक्शन पर पढ़ लेते हैं। लेगेसी की बात करें तो ले मोर्टे द ऑथर हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन लेटर इंग्लिश लिटरेचर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इसका बात के साहित्य पर, इंस्पायरिंग काउंटलेस एडेप्टेशंस, मतलब हम गिन नहीं सकते टू बी ऑनेस्ट, कितने राइटर्स ने इन कहानियों को दोबारा अडेप्ट करके लिखा है, रिवर्क किया है। कॉन्टिन्यूशंस ऑफ द आर्थरियन लेजेंड्स, आर्थरियन लेजेंड्स लगातार जारी रही, मूवीज़ बनी हैं, अब तक मूवीज़ बन रही हैं इन कहानियों के ऊपर जो इस किताब में है। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द जॉनर ऑफ रोमांस, इसने बहुत अहम भूमिका निभाई रोमांस के जॉनर को शेप करने में, जो एपिक स्टोरी टेलिंग है इंग्लिश में, उस परंपरा को सेट करने में। लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें, मेलोरीज यूज़ ऑफ डायलॉग, मेलोरी जिस तरह से डायलॉग का यूज़ करते थे, डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस लिखते थे, नरेटिव पेसिंग देते थे, वो बहुत इनोवेटिव थे उस जमाने के लिए। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज फिक्शन, और इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था प्रोज फिक्शन के विकास में। कंक्लूजन पर चलते हैं। सर थॉमस मेलोरीज द मोर्टे द ऑथर इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंग्लिश मिडिवल फिक्शन, ये कॉर्नर स्टोन है मिडिवल फिक्शन का। While not a short story writer in the modern sense में शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है ये आदमी, his episodic narrative structure, लेकिन जो एपिसोड में कहानी लिख रहे थे, allows for individual stories to be appreciated, तो वहाँ से लोगों के दिमाग में आया कि हाँ हम अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ भी तो लिख सकते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाने लगा, ठीक है, बोथ ऑन देयर ओन एंड एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर होल। मेलोरीज वर्क सेट अप प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर फिक्शन राइटर्स, मेलोरी की इस रचना ने उदाहरण सेट किया फ्यूचर के फिक्शन राइटर्स के लिए। ब्लेंडिंग मिथ, अब फ्यूचर के जो राइटर्स थे उन्होंने मिथ को ब्लेंड करा, रोमांस ब्लेंड करा, मोरल इंक्वायरी ब्लेंड करी इन अ वे, इस तरीके से दैट वुड रेजोनेट थ्रू इंग्लिश लिटरेचर फॉर सेंचुरीज, जो रेजोनेट करेगी इंग्लिश लिटरेचर में सदियों तक। ये इनका फोटो है, इस तरह के दिखते थे मेलोरी, ठीक है। तो इस एज के सबसे बढ़िया आदमी तो यही थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है फिक्शन में। अब अगली जो एज है वो है एलिजाबेथन एज। अभी यहाँ पर तो बहुत फिक्शन लिखा गया, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कल यानी कि मंडे, क्योंकि आज थर्सडे, आज क्या है, हाँ, तो इसको हम मंडे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।